हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो की। पहले हम पढ़ चुके हैं 3 दार्शनिकों को, यानी जो जिनका आप पक्ष जान चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था रविंद्रनाथ टैगोर को, हमने पढ़ा विवेकानंद को, और जब हमने महात्मा गांधी को पढ़ा तो वो वीडियो अधूरी है, खाली उनके जीवन परिचय तक ही है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसमें हम प्लेटो को डिस्कस करेंगे और प्लेटो के जीवन चरित्र को जानेंगे, उनका जो शिक्षा का दर्शन था, जितनी भी चीज़ें उन सभी को जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिल सकें और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो चलिए देखते हैं और बड़े ही अच्छे और सरल तरीके से समझेंगे चीज़ों को। देखिए, जो प्लेटो थे वो कैसे थे। शिक्षा में आदर्शवाद का एक उदाहरण प्लेटो का शिक्षा दर्शन है। क्या कह सकते हैं कि जो प्लेटो थे वो आदर्शवादी थे। ठीक है, कह रहे हैं कि प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभाव पड़ा। ये एक यूनान के दार्शनिक थे और इनका शिक्षा पे प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। एथेंस में नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम एरिस्टन था और माता का नाम पैरोटियन था। ठीक है, पैरोटियन था, सॉरी। फिर जो लोग कहते हैं, इनका जो परिवार था वो बहुत उच्च कुलीन और धनी परिवार था। मतलब इनका जो बैकग्राउंड रहा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहा। जब ये बाल्यावस्था के थे तो प्लेटो की जो मतलब पढ़ाई लिखाई थी उसको शुरू किया गया और इसके लिए इन्हें सुकरात के विद्यालय यानी स्कूल में भेजा गया। उसके बाद जब ये 8 वर्ष के जब थे तो 8 वर्ष से ही ये सुकरात के विद्यालय में या फिर सुकरात के चरणों में बैठ के, कह सकते हैं एक तरीके से, इन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। फिर 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था, उन्होंने जब जहर का प्याला पी लिया था, उसके बाद जो प्लेटो थे उनके जो चीज़ें थी, जानने की जो उत्सुकता थी, जो सारी चीज़ें थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। मतलब इनकी जो प्रक्रिया थी सीखने की वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। फिर ये क्या हुआ, एथेंस को इन्होंने छोड़ दिया। 10 वर्ष से भी अधिक समय इन्होंने कहाँ बिताया? एशिया माइनर में, दक्षिण इटली में बिताया और ये हमेशा घूमते रहे। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य रहे ही थे। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद प्लेटो एथेंस लौट आए थे और 388 ईसा पूर्व में उसने क्या किया, अपना एक विद्यालय खोला जिसमें उन्होंने जीवन पर्यंत अपने विचारों का प्रसार किया। और इन्होंने क्या किया, देखो, जो इनके विचार थे, जो प्लेटो थे वो उनके क्या कहते हैं उनको, सुकरात के शिष्य थे। तो सुकरात का जितना भी वर्णन मिलता है, सुकरात ने खुद कुछ भी नहीं लिखा, तो जितना भी उनका दर्शन देखने को मिलता है, जितनी भी चीज़ें जानने को मिलती हैं, वो सब प्लेटो के जो हमारे लेखन हैं उनसे पता चलता है, उनके जो विचार हैं उनसे पता चलता है कि सुकरात के क्या विचार थे। क्योंकि प्लेटो कहीं ना कहीं अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे। तो दोनों ही प्रोस्पेक्टिव जो थे, जो जितनी भी चीज़ें थी वो प्लेटो ने किससे ली थी? सुकरात से ली थी। उनके जितने भी पक्ष आपको देखने के लिए मिलती हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जितनी भी नीतियां हैं या फिर राजनीति पे इन्होंने ज़्यादातर काम किया है, वो सारी चीज़ें आप सुकरात से इन्होंने अडेप्ट की थी। फिर कह रहे हैं कुछ दिनों के लिए वह सिराक्यूज़ भी गया था और प्रत्येक बार एथेंस वापस लौट आया। ये कई जगह घूमे। जब सुकरात की मृत्यु हो गई, क्योंकि सुकरात इनके गुरु थे, सुकरात की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी कई जगह भ्रमण करते रहे क्योंकि इन्हें वो शांति नहीं मिली और ये वापस एथेंस ही लौट आते थे। फिर इनका अगर हम मृत्यु की बात करें तो 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्लेटो की रचनाएं कौन सी हैं? उसने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर कितने 36 ग्रंथों की रचना की थी। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी थी? द रिपब्लिक। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने लिखी थी द स्टेटमेंट और द लॉज, जिसमें से जो द रिपब्लिक थी वो रचना इतनी इंपॉर्टेंट थी। प्लेटो ने 40 वर्ष की परिपक्वावस्था में लगभग इसको लिखा था। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी थी, जैसे हम कह सकते हैं एपोलॉजी, प्रोटेगोरॉज, जॉर्जिया राज, ऐसा करके, क्राइटो करके, मतलब मैनो, और भी कई सारी चीज़ें थी जिसमें इन्होंने काम किया था। फिर ये देखिए, राजनीति जो शास्त्र थे, शिक्षा शास्त्र में राजनीति को बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया और इन्होंने जितने भी, इन्होंने कहा कि कोई
कोई भी जो चीज़ें हैं, इनका जो ये जो द रिपब्लिक जो ग्रंथ था वो इन्होंने 5 भागों में अच्छे से बांटा था। और रूसो ने इनके इस ग्रंथ को कहा कि कभी लिखा गया शिक्षा का सर्वोत्तम निबंध है। ठीक है, प्लेटो ने इसकी सराहना करते हुए कहा था कि कभी भी लिखा गया शिक्षा का सर्वोत्तम निबंध है द रिपब्लिक। फिर इन्होंने 5 भागों में बांटा। सबसे पहले आता है आध्यात्मिक। तो जो आध्यात्मिक भाग था वो शुभ की प्रकृति पर विचार करता था, मतलब कि जो प्रकृति है उसकी भी और मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसकी बात करता है। दूसरा जो था भाग इसका वो था नैतिक दर्शन। और तीसरा अगर हम बात करें तो शिक्षा के विभिन्न अंगों पर विचार करता था। चौथा संपत्ति और विचार परिवार की चर्चा करता था। और 5वें में कि राज्य का पतन क्यों होता है, यानी सभी राजनीतिक पक्ष, नागरिकता की बात करता था या सामाजिकता की बात करता था कि समाज में हर पक्ष कैसे काम करता है। और राजनीतिक पक्ष पे और सैनिक चीज़ों पे, मतलब सैनिक वो जो मार धाड़ वाली जो चीज़ें थी उस पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया। और विशेष रूप से जो प्लेटो थे वो सभी चीज़ों पे, सभी पक्ष पे काम करना चाहते थे। इसीलिए एजुकेशन में प्लेटो का नाम हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये कहते हैं कि मस्तिष्क, मन और शरीर सभी तरीके का विकास, आत्मा का विकास, मन का विकास, शरीर का विकास, सभी तरीके के विकास होंगे, तभी जो बालक का विकास है वो उच्चतम हो पाएगा। और जब व्यायाम करेंगे, शरीर का, मस्तिष्क का, मन का विकास हो पाएगा तो क्या हो पाएगा, तो आगे जो राष्ट्र है वो उचित चल पाएगा और हमारी जो रणनीतियाँ हैं, जो राजनीति है वो भी बेहतर चलेगी और हमारी नागरिकता भी अच्छी बनी रहेगी। इनका कहने का मतलब ये था। फिर अगर हम बात करें तो प्लेटो का प्रभाव, प्लेटो के विचारों पर मैगेरियन और पाइथागोरियन विचारों के अतिरिक्त सुकरात के विचारों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्लेटो का जो जीवन दर्शन है, सुकरात का जीवन दर्शन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सुकरात को हम किससे जानते हैं, सुकरात के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने जितना भी जो लिखा है सुकरात के बारे में बस वही लोग जानते हैं, उतना ही जान पाते हैं, उन्हीं तथ्यों को समझते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी रचना नहीं लिखी है किसने, सुकरात ने, हम उनके बारे में किसके, प्लेटो की रचनाओं से जानते हैं जितना भी हम जान पाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा दर्शन, तो जो 2 तरीके की प्रणाली थी, एक तो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी, एक स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली थी। तो प्लेटो ने पहले यूनान में 2 प्रकार की शिक्षा प्रणाली प्रचलित की, एक तो एथेंस की शिक्षा प्रणाली और दूसरी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। एथेंस की शिक्षा प्रणाली पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था और वह व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर थी। इसमें संपूर्ण शिक्षा 3 भागों में विभाजित थी, किसमें, प्राथमिक में, माध्यमिक में और उच्च शिक्षा में। स्पार्टा की बात करें तो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली एथेंस की शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न थी। 7 वर्ष की आयु के बाद स्पार्टा में बालक का राज्य का अधिकार माना जाता था और वही उनकी शिक्षा दीक्षा व्यवस्था करता था। संपूर्ण शिक्षा का आधार सैनिक प्रशिक्षण था। कलात्मक विद्याओं के अध्ययन पर कोई जोर नहीं दिया जाता था। एकमात्र कला युद्ध की ही कला सिखाई जाती थी। सैनिक अनपढ़ हुआ करते थे और उनका दृष्टिकोण संकीर्णतर अनुदार होता था। उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता था, यद्यपि कुशल सैनिक होते थे। यानी जो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी वो सैनिकों को पढ़ाने लिखाने पे उतना यकीन नहीं करती थी, केवल जो है उन्हें मतलब लड़ने का प्रशिक्षण दिया करती थी। वहीं जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था थी उसके कुछ एथेंस की शिक्षा व्यवस्था पे राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, बल्कि स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी उस पर राज्य का नियंत्रण होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शिक्षा दर्शन में रखी गई हैं। तो इन दोनों जो शिक्षा दर्शन थे, इन दोनों को कंबाइन करके जो प्लेटो थे उन्होंने क्या कहा उसको जानते हैं। प्लेटो ने इन दोनों ही प्रचलित प्रणालियों के गुण एवं दोषों को क्या किया, सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उनकी विशेषताओं को लेकर एक नई शिक्षा प्रणाली को उपस्थित किया, जहां एक और वह एथेंस की शिक्षा प्रणाली की व्यापकता तथा अच्छे नागरिक पैदा करने की क्षमता से प्रशंसा किया करते थे, वहीं दूसरी ओर वह शिक्षा व्यवस्था को व्यक्तिगत प्रयास पर छोड़ देने के विरुद्ध स्पार्टा की भांति प्लेटो शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण चाहता था। मतलब जो एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी प्लेटो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि प्लेटो का भी मानना था कि राज्य का नियंत्रण शिक्षा पे होना अत्यंत आवश्यक है। वह चाहता था कि शिक्षा व्यवस्था अच्छे नागरिकों के साथ साथ अच्छे सैनिकों का भी निर्माण करे। और देखिए वो एक्चुअली कंबाइन कर दी उन्होंने। एथेंस की कुछ जो चीज़ें थी अच्छी उसको एथेंस से उठाया और कुछ चीज़ें स्पार्टा की जो मतलब विशेषताएं थी उन दोनों को कंबाइन करके बना दिया और एक नई नीति बनाई। ठीक है, फिर कह रहे हैं किंतु फिर वह स्पार्टा के सैनिकों की भांति अपने सैनिकों का दृष्टिकोण संकीर्ण और अनुदार नहीं बनाना चाहता था। अस्तु उसने ऐसी शिक्षा प्रणाली उपस्थित की जो भी अधिक सर्वांग है और उसे एथेंस और स्पार्टा दोनों की प्रणालियां निश्चित करती हैं। मतलब दोनों की विशेषताओं को लेकर जो अच्छाई थी, यानी उसमें राज्य का अधिकार नहीं था एथेंस में, तो उस चीज़ को छोड़ दिया। स्पार्टा में एथेंस राज्य का अधिकार होता था, बल्कि सैनिकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता था, तो ये विशेषताएं उससे ली।
और बाकी कुछ विशेषताएं जैसे कह सकते हैं कि प्राथमिक माध्यमिक और जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उस पर भी बात की थी इन्होंने, जो अरस्तु थे, ठीक, अरस्तु कह रही हूँ, प्लेटो थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पाठ्यक्रम की अंतर वस्तु यानी प्लेटो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा सभी के विकास पर अत्यधिक जोर देते थे, इसलिए उसने संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले शरीर निर्माण में, शरीर निर्माण की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने कहा कि जो है सबसे पहले शरीर निर्माण को यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इन्होंने व्यायाम को, जिम्नास्टिक को ज़्यादा पर्याप्त नहीं माना, लेकिन इन्होंने कहा कि जो शारीरिक व्यायाम है उसके साथ साथ उन्हें अच्छा भोजन दिया जाना चाहिए और अच्छा जो वैद्य है, मतलब कोई भी शारीरिक दुर्बलता जो है उनके अंदर ना आए, भोजन सामग्री की व्यवस्था उचित ढंग से होनी चाहिए और उनकी दुर्बलताओं को दूर करने के अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए और उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। विद्या संस्कार की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने विद्या जो संस्कार है उनका मानना था कि इन्होंने कहा शरीर निर्माण तो ज़रूरी है, साथ में मस्तिष्क की जो शिक्षा है उसका इन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसलिए जो ये एक मतलब दार्शनिक और थे, तो कह सकते हैं उनका नाम था पाइथागोरियन, उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने कहा कि गणित पढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि बच्चे की में तार्किकता आ सके, मतलब गणित की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई ऑप्शन के रूप में नहीं होनी चाहिए। अंक गणित सिखानी चाहिए, रेखा गणित, बीज गणित, ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए जिससे कि मस्तिष्क में जो दोष हैं, जो चीज़ें हैं, मतलब उनको निकाला जा सके। और इन्होंने कहा कि गणित के अलावा प्लेटो ने उच्च शिक्षा में जो है, जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने वहाँ पे ज्योतिष की शिक्षा को भी स्थान दिया, मतलब दर्शन को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया है। और गणित की शिक्षा या फिर इन्होंने मतलब हर पक्ष पे काम किया एक तरीके से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो संगीत की शिक्षा की, इन्होंने कहा कि व्यायाम शरीर के साथ संगीत जो है वो आत्मा का विकास करता है। देखिए यहाँ पे शरीर की बात हो गई, यहाँ पे मस्तिष्क की बात हो गई, यहाँ पे मन की बात हो गई, मतलब आत्मा का विकास तभी हो सकता है हम कितने भी परेशान हो तो हम संगीत जो है वो हमारे जीवन में संतुलन को बनाए रखता है। जब हमारा संतुलन बिगड़ने लगता है तो जो संगीत है वो एक तरीके से जो भी चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो गलत आदतें हैं, हम निर्बलता, कायरता, लालच, मोह, जितने भी अवगुण हैं उनको दूर कर सकता है जो संगीत की शिक्षा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसने कही हैं? प्लेटो ने कही हैं। अब हम लोग देखेंगे शिक्षक का स्थान क्या है। तो शिक्षक का स्थान क्या है उसको जानेंगे। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। छात्र की तुलना गहरी गुफा से की, मतलब इन्होंने तुलना की है। ये कहते हैं कि जो छात्र है वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा हुआ है, अंधेरी गुफा में खड़ा हुआ है, और अध्यापक क्या है, एक अध्यापक है वो रोशनी में खड़ा हुआ है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि अध्यापक एक जलता हुआ दिया है और जो छात्र है वो एक खाली बत्ती पड़ा हुआ, घी डला हुआ एक दिया है जो कि जल नहीं रहा है। तो अध्यापक का क्या काम है? उसे अपनी लौ से प्रज्वलित करना, ठीक है। तो वही वो अंधेरी गुफा से बच्चे को बाहर निकाल के ला सके, अपने जो प्रकाश है उससे बच्चे को प्रकाशित कर सके। इस प्रकार वो शिक्षक को बहुत अधिक निर्देशक बताता है। मतलब ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि इनका मानना यह है कि बच्चा जो भी सीखता है अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से सीखता है, उनका अनुकरण करता है। मतलब जो कुछ भी सीखेगा बच्चा, तो बच्चे को ऐसे लोगों के बीच रखा जाना चाहिए जिनके उदाहरण से अच्छी बातें सीख सके। मतलब वो कुछ ऊट पटंगा ना सीखे। बालक का वर्ग अच्छा होना चाहिए, बालक का जो ग्रुप होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उसका एडेप्टेशन बहुत अच्छे से हो जाए। फिर इन्होंने वर्गानुसार शिक्षा की बात की है। वर्गानुसार का मतलब है किसको क्या काम करना चाहिए उसको भी जानते हैं। इनका मानना था कि वर्ग के अनुसार का मतलब है जो जैसा काम करता है उसकी शिक्षा वैसी होनी चाहिए। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सबके लिए एक जैसी चीज़ का प्रबंधन नहीं था। मतलब एक समान शिक्षा की बात नहीं करते हैं ये। वह समाज में वर्ग विभाजन के सिद्धांत को मानता था। उसका कहना था, प्लेटो का कहना था कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न काम करने हैं और उन्हें उसी के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। विभिन्न व्यक्ति धातु के बने हुए हैं, जो सोने के बने हैं उन्हें शासन करना चाहिए। जो चांदी के बने हैं उन्हें व्यवसाय करना, सुरक्षा आदि का काम करना चाहिए। जो लोहे और तांबे के बने उनको किसानी और मजदूरी करनी चाहिए। अतः राज्य में इन विभिन्न व्यवस्थाओं के व्यक्तियों की शिक्षा के लिए अलग अलग प्रबंध किए जाने चाहिए। शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया कि शिक्षा को उतना ही अधिक महत्व नहीं माना। इन्होंने कहा कि जो है जो शिक्षा है, देखिए इन्होंने वर्ग की शिक्षा, जो वर्ग विशेष है उनकी शिक्षा को अधिक महत्व दिया। और जो उच्च स्तर की जो शिक्षा थी, यानी जो सोने के बने, जिनको ये संबोधित कर रहे हैं, जो सोने के बने हैं, जो शासन की जो व्यवस्था है उस पर इन्होंने अधिक ध्यान दिया। और जो निम्न स्तर की जो शिक्षा थी उसको इन्होंने इतना महत्व नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षा के कार्य एवं उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो इनका कहना एक तरीके से ये था कि
उस प्रशिक्षण से इनका मतलब है कि बच्चों को नैसर्गिक मूल प्रवृत्तियों के गुण का विकास किया जा सके, मतलब उनका खुद का दृष्टिकोण जाग सके और वो घृणित ना हो, सबसे प्रेम व्यवहार की भावना करें, इस बात के लिए वो प्रेरित हो सके। और इनका मानना था कि कुल मिला के बच्चे को शिक्षित किया जाए जिससे कि वो सब कुछ सीख सकता है, मतलब उसके मन, आत्मा, शरीर हर किसी का विकास हो जाएगा यदि वो शिक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बात की है कि राज्य की एकता की स्थापना करना। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है नागरिक क्षमता का विकास करना। तीसरा इन्होंने बात की है विवेक का विकास करना। चौथा सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। फिर इन्होंने बात की है व्यक्तित्व में सम्यकता विकास करना, ऐसे नागरिक उत्पन्न करना जो आत्मविश्वास करने की क्षमता रखते हैं और बालक को समता से रहना सिखलाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। उसके बाद इन्होंने बात की है जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसकी बात ये करते हैं, और शिक्षा की प्रक्रिया में इन्होंने बात की है कि कई स्तर हैं, जैसे शिक्षा का स्तर है, अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए, सम्यता आवश्यक है। स्त्री शिक्षा पे भी इन्होंने बात की और इन्होंने स्तर की भी बात की है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर। शिक्षा की प्रक्रिया में इन्होंने व्यवहारिक कार्य संबंधी शिक्षा की बात की है, राज्य की सेवा करने के लिए शिक्षा की बात की है, और जो व्यवहारिक कार्य संबंधी शिक्षा है उसमें व्यापार और कला कौशल की योग्यता का विकास की बात की है। बाकी ये कहते हैं कि शिक्षा को एक संकीर्ण अनुदार माना है इन्होंने, उदार और सच्ची शिक्षा। इन्होंने कहा कि वही शिक्षा अच्छी है जो बालक को या बालिका को राज्य सेवा के लिए तैयार कर सके, उसे एक आदर्श नागरिक बना सके, जो राज्य के हित के लिए काम करे, राष्ट्र के हित के लिए काम करे, वही शिक्षा बेहतर है। ठीक है, इन्होंने जो शिक्षा के स्तर बताए उसमें इन्होंने कहा 2 स्तर वहाँ पे भी बताए। इन्होंने कहा कि जो है 2 स्तर हैं, एक तो मूलभूत गुणों को प्राप्त कर सके, दूसरा बुद्धिमत्ता के गुणों को प्राप्त कर सके। तार्किकता तो करे ही, साथ में जीवन यापन करने का कौशल उसके भीतर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अनिवार्य शिक्षा प्रशिक्षण की बात करें तो ये लड़कों और लड़कियों दोनों को प्रशिक्षण देने की बात करते थे जो कि नागरिक बनने वाले हैं आगे चल के। ठीक, तो जो राज्य को संभालेंगे, इन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से दास नहीं बनना चाहिए, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसे शारीरिक व्यायाम को अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको योग, जो व्यायाम है वो सारी चीज़ें, मतलब मस्तिष्क पे और शारीरिक बल पे, शारीरिक विकास पे, मस्तिष्क विकास पे, आत्मा के विकास पे, सभी पे इन्होंने विशेष गौर किया। इन्होंने कहा बड़े बालकों के लिए यह अनुशासन सिद्धांत, देखो इन्होंने बड़े बच्चों की शिक्षा, छोटे बच्चों की शिक्षा, सभी के लिए अलग अलग चीज़ों को निर्धारित किया और शिक्षा की प्रक्रिया को एक आसान तरीके से मैं आपको समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने राज्य को अधिक महत्व दिया और इन्होंने शारीरिक, आत्मा को और मन को विकसित करने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं को बताया। और आप अपने पक्ष में लिखिएगा कि बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आत्मा का विकास किस तरीके से हो सकता है, इस शिक्षा प्रक्रिया में आपको ये डिटेल में लिखना है। प्राथमिक स्तर की बात की है, माध्यमिक स्तर की बात की है और उच्च स्तर की बात की है। ठीक है, तो अभी हम आगे समझेंगे कि कौन से आयु वर्ग का जो बच्चा है उसको इन्होंने कौन से वर्ग में रखा। तो अब हम देखेंगे शिक्षा की अवधियाँ। सबसे पहले शैशव की बात करें तो 0 से 3 साल का जो बच्चा होगा उसका पालन पोषण अच्छे से होना चाहिए और उसे सुख दुख से उसकी रक्षा की जानी चाहिए। फिर बच्चा जब 3 से 6 साल का होगा तो शिक्षा की दृष्टि से ये काल बहुत अच्छा काल है। इसमें बच्चा खेलेगा कूदेगा, कहानियाँ उसे अच्छी मिलनी चाहिए, उसे मनोरंजन के साधन मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। 6 से 13 साल जब बच्चा आएगा तो जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनका एक तरीके से हॉस्टल की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय हैं उसमें बच्चे अलग अलग रह के, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग होना चाहिए और मतलब एक साम्य नियंत्रण होना चाहिए। उसमें संगीत की, खेल कूद की, धर्म की, नीति की शिक्षा, अंक गणित की बालकों को पढ़ाना और सभी तरीके के आचरण से और लय और ताल से संपन्न हो बालक जो हों। फिर अगर हम माध्यमिक स्तर की बात करें 13 से 16 साल तक की जो अवस्था होती है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपना जिम्मा स्वयं उठाने लगते हैं, पिता को छोड़कर खुद की जिम्मेदारियां समझने लगते हैं, खुद से अच्छा संगीत में रुचि करके खुद से ही चीज़ों को संभालना शुरू कर देते हैं। धार्मिक भजन कीर्तन कंठ करना, ये मतलब खुद से सीखना, बजाना, गाना सब कुछ आने लगता है, तो उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यायाम अवधि 16 से 20 साल तक की होती है और सामान्य व्यायाम सैनिक शिक्षा की विशेष अवधि है, तो उसको अधिक दिया जाना चाहिए और बौद्धिक शिक्षा पर भी इसी अवधि में विशेष बल दिया जाना चाहिए, जो कि 16 से 20 साल तक की आयु है। उसके बाद 20 से 30 साल तक की अगर हम बात
करें तो युवक और युवतियों के निदानात्मक परीक्षा का होता है 10 साल के वैज्ञानिक विषयों के पाठ्यक्रम के लिए चुना जाना चाहिए। और अगर हम बात करें तो प्लेटो कहते हैं कि जिन विज्ञानों को उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से अब तक अनियमित रूप से पढ़ा रखा है, अब उन्हें एक सूत्र में पिरो दिया जाए और इस प्रकार विद्यार्थी उनके सच्चे पारस्परिक संबंधों तथा उनके वास्तविक स्वरूपों का दर्शन कर सकें। ठीक है, तो ये बात कही है इन्होंने। अधिकारियों का प्रशिक्षण की बात करें तो 30 से 50 वर्ष तक के लोग जो हैं वो 35 से 50 तक जो है वो राज्य सेवा में कार्य करते रहेंगे और 30 से 35 वर्ष तक क्या करें, वो समाज दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, शासन कानून, शिक्षा शास्त्र, इन सभी की जो शिक्षा है वो ग्रहण करें। ठीक है, व्यवहारिक कलाओं में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो कि प्लेटो थे उनकी बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं थी इसके प्रति जो व्यवहारिक कलाएं हैं, क्योंकि ये कहते थे केवल दासों के लिए है, मतलब दासों के लिए व्यवहारिक कला ही होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा उनको अगला अगर हम लोग देखें तो दासों को जो शिक्षा नहीं देने के पक्ष में थे ये कि जो लोग हैं जो काम करती हैं, जो लड़कियां, जो स्त्रियां काम करती हैं उनको सहायता करनी चाहिए, लेकिन जो दास हैं, जो लड़के हैं, ठीक, उनको बहुत निंदा की है। ठीक है, उन सभी को। वही अगर हम उनके मूल्यांकन की बात करें तो चलिए देखते हैं। मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ये उत्पाद वर्ग में शिक्षा की कमी, विविधता का अभाव, दर्शन पर अधिक जोर, साहित्य शिक्षा की अवहेलना, अगर आप कहेंगे तो इस मूल्यांकन की जो वीडियो है उसको और डीप कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे इतना ही ठीक लगा। इन हेडिंग्स को लिख के आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट करके लिखा है ताकि वीडियो ना ज़्यादा बड़ी हो और आप लोग बोर भी ना हो। ठीक है, तो उपयुक्त दोष के होते हुए भी प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों ने प्रत्येक देश काल में शैक्षिक दर्शन को प्रभावित किया है। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन में तो उसका प्रभाव अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज भी अनेक मानसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्लेटो के जो मार्गदर्शन है उसको अपनाते हैं। ठीक है, तो जो प्लेटो थे उनका मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और ये आदर्शवाद के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा में इनका नाम अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन सब लोगों का ये जो दार्शनिक हुए ये महान दार्शनिक कहलाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हो सकेगा मैं अच्छे से अच्छा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।